वेलकम बैक। एक बार फिर एजुकेशन अपेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग सबको। चलिए और बताइए आप लोग कैसे हैं। और एकदम बढ़िया है, बस तैयारी चल रही है आप लोगों से। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से कहना ये था कि जैसे आप लोग वीडियो देखते हो तो लाइक कर देते हो और पढ़ भी लेते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कुछ चीज़ें देख के कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। तो एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। हो सकता है कुछ चीज़ें जो आप छोड़ रहे हों वो बाद में आपको उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें मिल जाए, तो पूरा देखा करिए, छोड़ा मत करिए। जल्दी से ख़त्म कर दो, और जितना जल्दी ख़त्म करेंगे उतने ही भूलेगा। तो अगर भूलने से बचना है तो कोशिश करिए लास्ट तक देखने की कोशिश करिए। अरे देखना ये एक दो बार देख लेंगे याद हो जाएगा। मूवी एक बार देखने पे याद हो जाती है तो 3 घंटे की होती है, और ये तो बस 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो होती है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है। खैर जो भी है, बस ऐसे बनाए रखिएगा। देखिएगा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में जितना ज़्यादा आप सोचने की क्षमता विकसित करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए इस चीज़ को समझने के लिए। आज की क्लास में हम ब्रह्मांड की बात करेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में किन लोगों ने क्या क्या कहा, उसकी उत्पत्ति क्या हुई। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, या फिर हो सकता है कि वीडियो 2 पार्ट में आए, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लंबी होगी तो छोटी कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये है कि आपको मेहनत से पढ़ना है। ठीक ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हम ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे भूगोलवेत्ता ने अपनी बातें कही कि ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें ऐसे घटित होती है। अब क्या क्या कहीं, तो कहानी से पहले ये जान लीजिए कि ब्रह्मांड कहते कैसे हैं। उसे जानने से पहले जान लीजिए ब्रह्मांड कहते क्या। देखिएगा, इस ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म कण, जैसे आप परमाणु कहते हैं, ठीक, परमाणु या अणु मतलब एक धूल की मिट्टी से लेके एक बहुत बड़े तारे तक, जो मतलब एक मिट्टी का छोटा कण हो और उससे लेके बहुत बड़ा एक तारा हो, इनके द्वारा हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया जाता है। मतलब अगर लिखा जाए तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय महाकाय आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, एक बार सुनिएगा कि कोई कोई छोटा सा पार्टिकल है, पदार्थ है, उससे लेकर विशाल काय कोई बहुत बड़ा तारा, उन तारों से मिलके कोई आकाशगंगा बनी हुई है, उन आकाशगंगाओं से मिलके कुछ बना हुआ है। सबका जब सबको मिला दिया जाएगा तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होगा। जैसे अगर हम यहाँ समझे कि मान लीजिए ये कोई छोटा कण है, इससे ये बड़ा कण है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ऐसे बहुत छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, इस प्रकार से बहुत सारे पदार्थ हैं, और इन पदार्थों से ही एक एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। अब आकाश गंगा क्या होती है इसके बारे में आगे मिलेगा, तो परेशान मत होइएगा। तो इससे आकाश गंगा का निर्माण होता है, और एक आकाश गंगा में लगभग अरबों सूर्य होते हैं। अब सोचिएगा कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक सूर्य है, और एक सूर्य से 8 ग्रह जुड़े हुए हैं। तो सोचिएगा कि जहाँ पे अरबों सूर्य है तो वो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, जिसकी हम कल्पना भी शायद ऐसे नॉर्मली सोच के नहीं कर सकते। तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक कि पूरे उसको सम्मिलित कर लिया जाए तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एक चीज क्लियर हुई आखिर ब्रह्मांड क्या होता है। अब बात आती है, हमने अभी आपसे नाम लिया था आकाश गंगा। हमने कहा कि बहुत सारी आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो बात आती है आखिर हम किस आकाश गंगा में, तो जो जिसमें हमारी पृथ्वी है उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला।
मिल्की वे। हम जिसमें रहते हैं, जिसमें हमारा सूर्य है, जिसमें हमारी पृथ्वी है, जिसमें कुल मिला के जिसमें हमारी पृथ्वी है, जिस आकाशगंगा में, उसे हम नाम देते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे। जैसे जैसे अगर आप कुछ सोचेंगे, कभी कभी एकदम मौसम साफ हो, अक्सर गर्मियों के मौसम में मान लीजिए मौसम एकदम साफ हो, एकदम फ्रेश मौसम हो गजब वाला, शाम के समय आप छत पे जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है, धुएं के तरफ की एक धुंधली पट्टी होती है, तो वो सफेद सफेद होती है। तो उसी प्रकार से माना जाता है कि इसी प्रकार से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, इसका कलर ऐसे इसलिए इसे कहा जाता है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हमारी पृथ्वी किस आकाशगंगा में है या उसका नाम क्या है, तो वो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। ठीक, अब बात आती है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या कहा था। हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ बातें कही थी, उन बातों पे चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। चर्चा ये करनी है, एक वैज्ञानिक थे, बात है 140 ईस्वी की, समय था उस समय 140 ईस्वी। उस समय एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा कि जो भी ब्रह्मांड है, जो भी सौरमंडल है, जो भी ग्रह उपग्रह, जो भी कुछ है, वो सब भू केंद्रित है। अब बात आती है कि भू केंद्रित क्या होता है, तो इन्होंने इसका रेगुलर अध्ययन किया, मतलब नियमित अध्ययन किया। क्लॉडियस टॉलमी ने इसका नियमित अध्ययन किया, कब, 140 ईस्वी की बात है। और इन्होंने ये बताया कि जितना भी ब्रह्मांड है, जितना भी सौरमंडल है, ये सब भू केंद्रित है। मतलब कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया टॉलमी ने, और उस सिद्धांत का नाम था भू केंद्रित अवधारणा। आपसे पूछा जाता है कि भू केंद्रित अवधारणा किसने दी थी? भू केंद्रित अवधारणा, अगर इसे कहेंगे जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इन्होंने ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया और एक धारणा दिया, एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया भू केंद्रित अवधारणा। और इस अवधारणा में इन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड का, जितना बड़ा ब्रह्मांड हमारा है, उसका केंद्र पृथ्वी है। मतलब जितने भी तारे हैं, जितने भी उपग्रह हैं, सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये बात बताई। लेकिन बाद में जब और ज्यादा अध्ययन हुआ तो पता चला नहीं, ये अवधारणा गलत थी। और ये अवधारणा बहुत लंबे समय तक चली कि हाँ, पृथ्वी स्थिर है अपनी जगह और सूर्य और जो भी ग्रह उपग्रह हैं वो सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अगर हम सिर्फ कल्पना करते हैं, हमारे पास कुछ साधन नहीं होते इस चीज को समझने के लिए, तो हम भी यही कहते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता पश्चिम की तरफ अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य धीमे धीमे चक्कर लगाता है पृथ्वी का, यही सोचते। तो ऐसे ही इन्होंने उस समय के हिसाब से अपना सोचा और बताया हमें कि हमारी जो पृथ्वी है वो केंद्र में है, ये हमारी पृथ्वी है, बाकी जो सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, जो भी है, सब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये चीज टॉलमी ने बताई थी कब, 140 ईस्वी में। इन्होंने ये कहा था कि हमारी पृथ्वी केंद्र में स्थित है और जितने भी सूर्य, उपग्रह, जो भी पार्टिकल है, जो भी पदार्थ हैं, ये सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और ये अवधारणा बहुत लंबे समय तक बनी हुई थी। तो अब इसके बाद क्या होता है ये देख लेते हैं। तो 140 ईस्वी के बाद बहुत लंबे समय तक लोग यही समझते रहे कि हाँ, ऐसा ही है
कि पृथ्वी हमारी स्थिर है और जो सूर्य है, जो भी कुछ है, वो सब हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे। फिर एक वैज्ञानिक आए 1543 में, टालमी के बाद। इन्होंने भी कुछ बताया। जो इनका नाम था, आप लोगों ने सुना होगा, निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने बताया कि नहीं, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारी आकाश गंगा है, या जो हमारा सौर मंडल है, ये सूर्य केंद्रित है। ठीक। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दी थी? निकोलस कॉपरनिकस ने। और अगर ये पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता कहाँ के हैं, तो ये थे पोलैंड के। इन्होंने 1543 में हमें एक सिद्धांत दिया, एक अवधारणा बताई, अपना विचार व्यक्त किया, जिसे कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, नाम से ही लग रहा है कि इन्होंने बताया नहीं, देखिए जो टालमी महोदय ने बताया था वो सही नहीं है, बस समझ का फेर है। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो सूर्य है वो स्थिर है और उसके बाद जितने भी उपग्रह है वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक। तो इनकी बात सत्य निकली कब? 1543 में। हमने पहली बार ये जाना कि नहीं, जो हम ये समझ रहे थे कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हर चीज घूमती है, वो एक तरीके से गलत साबित हुई और हमें ये पता चला नहीं, अब हमें ये जानना है कि सूर्य हमारा स्थिर है और हमारी पृथ्वी जो और उसके साथ जितने भी ग्रह है वो सब चक्कर लगा रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई आपकी? ठीक। आगे देखते हैं। फिर आगे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया और हमें बताया आखिर क्या क्या हुआ। देखिएगा, यहाँ से छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं, बेस्चू का एंट्रेंस दे, ये सब चीजें सिलेबस में आपके हैं, तो सिलेबस में तो एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दे रहे हैं तो कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन ही पूछे नहीं जाएंगे, बस वहीं से पूछ लेता है, तब ये चीज काम आती है। तो थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर 1543 के बाद समय आता है 1805 का। 1805 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक आए, विलियम हर्शले। उन्होंने अपने दूरबीन से इस पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया, लगातार अध्ययन किया, दूरबीन के माध्यम से हर चीज को बहुत बखूबी समझते थे और लिखते थे और चीजों को ग्राफिकल करते थे ताकि समझ आ जाए। जैसे मूवी में होता है कि अगर कोई केस सुलझाना होता है पुलिस को, पुलिस क्या करती है, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं सबके क्लिप लगा दी, वांटेड वांटेड वांटेड, फिर ढूंढती है कि इनका रिलेशन इससे, इनका रिलेशन इससे है, तो पता चलता है कि माजरा क्या है। वैसे ही हमारे वैज्ञानिक थे विलियम हर्शले। विलियम हर्शले, इन्होंने इसका दूरबीन से अध्ययन किया और हमें बताया कि सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है, आकाश गंगा का एक भाग है। इन्होंने अध्ययन किया और हमें बताया कि जो हमारा सौर मंडल है ये सिर्फ आकाश गंगा का एक भाग है, एक भाग हिस्सा है, थोड़ा छोटा सा। देखिएगा, विलियम हर्शले महोदय ने बताया कि सौरमंडल जो हमारा है, जिसमें हमारी पृथ्वी है, जिसमें हमारा सूर्य है, ये सिर्फ एक हिस्सा है। और हिस्से के साथ साथ अगर बात की जाए तो जैसे सूर्य है, जैसे पृथ्वी, ऐसे पता नहीं लाखों अरबों
तारे और पृथ्वी घूम रहे हैं, इन सबसे मिल के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इन्होंने बताया अपनी दूरबीन से अध्ययन करके। ठीक, कब की बात है? 1805 की बात है। इन्होंने ये चीज हमें बताई थी। अब इसके आगे देखिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बस, और इनके अगर सिद्धांत पढ़ा जाए पूरे तो काफी बड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन जो उनका एक कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो इतना ही बड़ा निकलता है कि हाँ ये चीज इन्होंने कही थी। और यही आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है एग्जाम में, आपको ऑप्शन देखना, टिक मारना है, तो ये चीजें ज्यादा बेटर होती है मेरे हिसाब से, होती भी है आपके भी हिसाब से। देखिएगा आगे की कहानी 1925 की, मतलब विलियम हर्शल महोदय की बात है। 1805 और 1920 की भी देखिए काफी समय अंतराल है। इन्होंने ये बताया, अरे सॉरी, 1925 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एडविन, जिनका 1925 में वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एडविन पावेल हम्बल। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने हमारी आकाश गंगा का थोड़ा सा अध्ययन किया और हमें बताया कि नहीं, देखिए जो आकाश गंगा है, ऐसी और भी आकाश गंगाएं हैं, मतलब सिर्फ एक आकाश गंगा नहीं है इस ब्रह्मांड में, इसके समान ही है या इससे बड़ी, इससे छोटी और भी आकाश गंगाएं हैं। इन सबसे मिला के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये 1925 में एडविन पावेल हम्बल महोदय ने हमें बात बताई। अब सोचिए, खुद एक बार सोचिए कि ब्रह्मांड कितना लंबा है, जिसको समझने में हमें परेशानी हो रही है। तब जाके हमें समझ आया, वो वही मूवी की बात आई कि तब समझ आता आखिर मर्डर किसने किया है। तो यही बात यहाँ भी आती है, आखिर इतना बड़ा है कि हम यही नहीं समझ पाते हैं कि और भी कितनी आकाश गंगाएं हैं हमारे आगे पीछे दाएं बाएं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, ठीक, कितने सूर्य हैं, कितनी पृथ्वी, यही नहीं पता हमें। हम सिर्फ एक हिस्सा हैं, जैसे एक शरीर होती है, शरीर में एक कोशिका होती है, वैसे ही मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है हम। अब सोच सकते हैं आप कि आप किस पावदान पे हैं। जैसे आप सोचते हैं ना चींटी है, कुचल के निकल जाता, तो वही हाल है इस ब्रह्मांड में। हमारी चींटी तो खैर थोड़ी बड़ी होगी दिख जाती है, दिखते भी नहीं है, इतने छोटे हैं मैं, तो ज्यादा गुरूर अच्छी बात नहीं है। बस ये सारी चीजें थी जो इन्होंने बताई थी। अब जो हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इन चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं बता दूं, और सुटेबल लगेगा तो अगली वाली क्लास में देख लिया जाएगा कि उत्पत्ति कैसे के सिद्धांत। देखिएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत दिया जाता है। सिद्धांत ये सुनिएगा थोड़ा सा, सिद्धांत ये दिया जाता है कि पहले एक कोई पिंड था, अग्नि एकदम ज्वाला टाइप एकदम जल रहा था, और उसमें अचानक से विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो उसके जितने भी पदार्थ थे वो सब छितर बितर हो गए। मतलब कोई चीज अगर विस्फोट करती है बम की तरह धड़ाम, तो उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं इधर उधर छिटक जाते हैं। तो अब जब वो पार्टिकल ब्रह्मांड में फैल गए, फैलने के बाद वो कई बार आपस में लड़ते रहे, दोबारा से तिबारा से हमेशा लड़ते ही रहे। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रह्मांड में गए तो ब्रह्मांड में बहुत सारे अन्य पदार्थ भी उपस्थित थे। उनके घर्षण के कारण उनकी जो आकृति थी वो कभी गोल हो गई, कुछ ऐसे थे जो पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला, कुछ ऐसे थे जो अवशोषण करते रहे, धीमे धीमे अपने आकृति एक बना ली। कहा जाता है कि इसे बिग बैंग नाम दिया जाएगा, महाविस्फोट का सिद्धांत कहा गया। ठीक, तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। शायद वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसे यही छोड़ेंगे, अगली वाली वीडियो में देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक, मिलेंगे अगले वाले में। अगर हाँ कोई भी चीज़ होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर आके लिखिएगा। ठीक, क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।